नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस पीस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये कई घटनाओं का साक्षी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक कई छाप छोड़े हैं, सकारात्मक छाप भी छोड़ा और नकारात्मक छाप भी छोड़ा है। तो इसे ध्यान रखें, कई घटनाओं का साक्षी है, एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। और पहले ये जाने कि बीपीएससी में 68वीं से जो चेंजिंग लाने की बात हो रही है, 50 क्वेश्चन टफ पूछे जाएंगे, कंसेप्चुअल पूछे जाएंगे, ठीक है, धारणा बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो धीरे से ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। पहले जाने कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। ये हुआ 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता किया अंबिकाचरण मजुमदार। किसने? अंबिकाचरण मजुमदार। अंबिकाचरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता किया। ठीक है, अंबिकाचरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता किया। ठीक है, अंबिकाचरण मजुमदार किया। ठीक है, और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये 32वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? ये 32वां अधिवेशन था। ये 32वां अधिवेशन था, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऑनलाइन में आ सकता है। ठीक है, अब आगे देखें कि कई घटनाओं का साक्षी, तो इसमें क्या क्या हुआ एक एक करके हम जानते हैं। ठीक है, आइए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पहले क्या हुआ कि गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम दल, गरम दल और नरम, इसी को अतिवादी भी कहते हैं गरम दल को, और नरम दल को उदारवादी कहते हैं। तो गरम दल और नरम दल के मध्य समझौता के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। समझौते के तहत क्या हुआ कि गरम दल का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया। क्या हुआ? पुनर्प्रवेश, मतलब फिर से शामिल हो गए गरम दल और नरम दल जो है, गरम दल जो है कांग्रेस में फिर से प्रवेश कर गए गरम दल के साथ। इसमें समझौता हुआ। ठीक है, तो इस समझौते का शिल्पकार कौन थे? इस समझौते का क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के मध्य समझौता हो गया, गरम दल कांग्रेस में फिर से शामिल हो गए, गरम दल के सदस्यों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हो गया, फिर से प्रवेश हो गया। इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे? देखें, क्वेश्चन आ सकता है, इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे? मुख्य शिल्पकार कौन थे? इसमें कौन मतलब अग्रणी भूमिका निभाया था दोनों के मध्य समझौते कराने के लिए? तो इसमें दो व्यक्ति का नाम आता है, एक तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। चलिए, एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट का नाम है। ठीक है, इससे कुछ फैक्ट्स भी जान ले। तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही होम रूल लीग की स्थापना किया था, होम रूल लीग चलाया था भारत में। ठीक है, तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, आपको बीपीएससी क्वेश्चन आ चुका है और इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे इस पर 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि उधम सिंह ने किसे मारा? तो जनरल डायर भी था और माइकल ओ डायर भी था। तो इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं, आप लोग भी फंसे, बहुत सारे लोग फंसे। और इस तरह क्वेश्चन दे दे, अगर भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी, या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब बनी? 1900, नोट कर ले आप, है ना, ये बनी 1917 में। कब? 1917 में, कोलकाता में। 1917 कहाँ? कलकत्ता में।
ठीक है। 1917 में कलकत्ता में कौन सा अधिवेशन था? ये 33वां अधिवेशन था, 33वां अधिवेशन। तो वहां देखें कि 32वां अधिवेशन है 16 में, तो 17वां कहाँ होगा? कौन सा होगा? 33वां होगा, सॉरी ये 33वां है, ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि भारत की प्रथम महिला कौन सा थी? भारत की प्रथम महिला तो होगा एनी बेसेंट। वो कब बनी? 1925 ईस्वी में। कहा? कानपुर में। और कौन सा अधिवेशन था? तो 41वां अधिवेशन था, ठीक है। नोट कर लें, यहाँ पर जगह भी कम है और समय की भी कम है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला कौन सा अध्यक्ष जो है? सरोजिनी नायडू। 1925 ईस्वी में। कहाँ बनी? कानपुर में बनी। कौन सा अधिवेशन था? 41वां था। अब कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो इन्हीं बची। तो ये दोनों क्या थी? शिल्पकार थी, ठीक है। ये दोनों क्या थे? शिल्पकार। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में जो समझौते कराने के दोनों शिल्पकार थे, ठीक है। ये दोनों एक हो गए, ठीक है। एक होने के बाद एक और वजह है कि 1907 ईस्वी में जो दोनों में अलगाव हुआ था, यहाँ जान ले कि इससे पहले क्या सूरत फूट हुआ था 1907 में, अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? अध्यक्ष पद के लिए। उससे पहले 1906 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। वहां स्वराज के मुद्दे पर, स्वराज आंदोलन चलाने के मुद्दे पर विवाद हुआ था। गरम दल के लोग चाहते थे स्वराज आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के बाहर भी चलाए, पूरे देश में चलाया जाए। लेकिन नरम दल के लोग चाहते थे, नरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। इस पे विवाद हुआ था, वहां भी विवाद हुआ था, लेकिन कोलकाता में ये विभाजन होने से बच गया था और वहां अध्यक्ष बनाया गया था दादाभाई नौरोजी को, एक बुजुर्ग व्यक्ति को, नेता को, दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया था। लेकिन विभाजन जो है 1907 ईस्वी में ये नहीं टला, विभाजन हो गया। वहां विवाद हुआ था। गरम दल के लोग चाहते थे कि अपने पक्ष के लोगों को अध्यक्ष बनाए, जैसे उन्होंने नॉमिनेट किया था लाला लाजपत राय को। गरम दल के लोग चाहते थे, जैसे तिलक लोग चाहते थे, लाल बाल चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन नरम दल के लोग चाहते थे, नरमपंथी चाहते थे कि मेरे पक्ष के लोग अध्यक्ष बने, तो रास बिहारी बोस को वहां अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। वहीं से सूरत फूट होता है। गरम दल में विभाजन हुआ था, गरम दल के लोग कांग्रेस से बाहर हुआ थे। उसके बाद यहाँ लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक होते 9 वर्ष बाद। ऐसा इसलिए भी होता है, एक और कारण है कि फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता होते हैं उसमें। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के जो गरमपंथियों का, गरम दल के लोगों का कट्टर विरोधी थे। उनकी मृत्यु इस अधिवेशन से पहले हो जाती है। तो तब जाकर ये समझौता संभव होता है। मतलब संभावना है कि अगर वो जीवित रहते हैं तो यहाँ भी समझौता नहीं हो पाता, क्योंकि फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बहुत बड़े नेता थे और गरमपंथियों का, उग्रपंथियों का वो कट्टर विरोधी थे, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, ये दोनों में बीच समझौता हो गया। इसके बाद तिलक ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया? देखिए, तिलक ने घोषणा किया, क्या घोषणा किया? 2 घोषणा इन्होंने किया, ठीक है। एक घोषणा किया कि हम जो है ना, एक घोषणा किया, तिलक ने 2 घोषणा किया यहाँ। तो प्रथम घोषणा किया था तिलक ने कि हम जो है, मतलब कि जो गरमपंथी लोग हैं, हम भारत के प्रशासनिक सुधार के पक्षधर हैं। क्या है कि हम भारत के प्रशासनिक सुधार के पक्षधर हैं। आप लोग लिख लीजिए इस तरह से, प्रशासनिक सुधार के पक्षधर है। क्या है? पक्षधर है, न कि ब्रिटिश को भारत से भगाने के पक्षधर है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के, भारत के प्रशासनिक सुधार के पक्षधर है, न कि ब्रिटिश सरकार के हटाए जाने के, ब्रिटिश सरकार के हटाए जाने के। दिख रहा है नीचे? हटाए जाने के, ठीक है। दूसरा घोषणा किया था, 2 घोषणा इन्होंने किया था इस अधिवेशन में कि हिंसात्मक तरीकों को हम नकारते हैं। हिंसात्मक मतलब अहिंसा, गांधीवादी रूप आप अपनाएंगे, हिंसात्मक तरीकों को नकारते हैं, ठीक है। हिंसात्मक तरीकों को नकारते हैं, ठीक है।
तो बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, नहीं दिख रहा है था। दूसरा है कि तिलक ने घोषणा किया कि हम हिंसात्मक तरीकों को नकारते हैं, हिंसात्मक तरीकों को, हिंसात्मक तरीकों को नकारते हैं, तो तरीकों को नकारते हैं मतलब अहिंसा की नीति अपनाते हैं, गांधी की नीति अपनाते हैं। तो तिलक ने यहाँ 2 घोषणा किया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि किसने घोषणा किया था लखनऊ अधिवेशन में कि भारत के प्रशासनिक सुधार के पक्षधर है, न कि ब्रिटिश सरकार के हटाए जाने के। इस बार भी स्टेटमेंट पूछा गया था। तो तिलक किसने घोषणा किया था कि हम हिंसात्मक तरीकों को नकारते हैं, लखनऊ अधिवेशन में किसने घोषणा किया था कि हम हिंसात्मक तरीकों को नकारते हैं? तो इसे आंसर होगा तिलक, ठीक है, तिलक जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 1 नंबर, गरम दल के मध्य समझौता हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण आते हैं कि कांग्रेस और लीग के बीच समझौता होता है, मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। यहां देखिए, दूसरा है कांग्रेस, दूसरा कांग्रेस, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कांग्रेस और लीग मतलब मुस्लिम लीग के बीच समझौता, लीग के मध्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता। इसके शिल्पकार, जिस तरह से मैंने बताया कि गरम दल और नरम दल के मध्य जो समझौता हुआ था, उसके शिल्पकार कौन थे, मुख्य शिल्पकार कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, तो इसके मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो इसके मुख्य शिल्पकार 2 व्यक्ति यहां भी थे। कौन थे? एक तो तिलक जी, पहले वाले तिलक जी, और दूसरे व्यक्ति थे जिन्ना। क्या नाम था इनका? जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों इसके शिल्पकार थे कांग्रेस और लीग के मध्य समझौते के। तो समझौता क्या था? तो देखिए समझौता क्या था। प्रथम समझौता क्या था, ठीक है, प्रथम देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, ये क्या है? ये जाने कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या है। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको नहीं पता होगा तो जाने कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या है। मार्ले मिंटो सुधार नाम से आया था 1909 ईस्वी में, मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो 1909 में। उसी को भारत शासन अधिनियम भी कहा था, इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। तो 1909 में लाया था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था लाया था कि कहीं से अगर निर्वाचन क्षेत्र है, कोई चुनाव क्षेत्र है, वहां मुस्लिम चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार होता है, तो मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान ही वोट देगा, ठीक है, उसको जनरल लोग वोट नहीं देंगे। इस तरह की व्यवस्था लाया था, ठीक है, जिससे इसको स्वीकार कर लिया गया कांग्रेस के द्वारा। अभी तक तो विरोध कर रहा था, गांधी जी ने भी यहाँ इसका विरोध किया था। गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार जो है हमारा सर्वनाश कर दिया। नेहरू ने भी इसका विरोध किया था, मार्ले मिंटो इस योजना का, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का। लेकिन गांधी जी यहाँ उपस्थित थे, इस अधिवेशन में उपस्थित थे, नेहरू भी उपस्थित थे, दोनों इस पर मौन रहे। क्या मजबूरियां थी दोनों की, कांग्रेस के नेताओं की, कि इस अधिवेशन से पहले तक इससे जो कहते थे कि ये हमारा सर्वनाश कर दिया, देश का सर्वनाश कर देगा, जिससे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया जा रहा था। और गांधी जी वहां उपस्थित थे और मौन थे, नेहरू भी मौन थे, ठीक है। दोनों से प्रश्न पूछा जाएगा, इतिहास में आगे तक इन पर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों मौन थे। और आगे क्या है कि लीग ने क्या अपनाया? लीग ने उत्तरदायी, अब देखिए दूसरा, और यही जो है, एक और नोट कर ले, यही जो है, यही स्वीकारिता जो है
पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था स्वीकार किया गया। यही है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का अंकुर साबित हुआ। यहां लिखे ये क्या है, यही द्विराष्ट्र के सिद्धांत, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का अंकुर साबित हुआ। क्या हुआ, अंकुर साबित हुआ। ये साबित हुआ क्योंकि जब अंकुर साबित हुआ तो इसका बीजारोपण कब हो गया था, इसका बीजारोपण हो गया था बंगाल विभाजन से, इसका बीजारोपण हो गया था मुस्लिम लीग के गठन से। ठीक है, बंगाल विभाजन से भी अंग्रेजों को सफलता मिलता नहीं दिखा, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत, तो ये मार्ले मिंटो योजना के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की व्यवस्था किया गया और यही कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। यही द्विराष्ट्र के सिद्धांत का अंकुर साबित हुआ। और आगे जाकर के गांधी जी ने, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को का समर्थन किया, जो नए पौध का काम किया, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का नए पौध का काम किया खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे करके। लेकिन कुछ मामले में सही भी माना जाता है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, लेकिन दूरगामी प्रभाव इसका नकारात्मक पड़ा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने का बहुत बड़ा विरोध किया था। जिन्ना ने कहा था गांधी जी का एक कदम आगे जो है बहुत बुरा परिणाम साबित होगा, देश में इससे कट्टरता बढ़ेगी। गांधी जी द्वारा, कांग्रेस के द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने से, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे गांधी जी, वहां जिन्ना ने इसका विरोध किया था। लेकिन जिन्ना आगे जाकर खुद कट्टरपंथी बन जाता और देश के विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ जाने, ठीक है। दूसरा क्या है, कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की व्यवस्था को लीग द्वारा स्वीकार किया गया, मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है। और इस समझौता इसके साथ हुआ था, लेकिन केंद्रीय व्यवस्थापिका में 1/9% सीट जो है मुस्लिमों के लिए आरक्षित किया गया। आप लोग नोट कर ले। अब प्रांतीय व्यवस्थापिका में भी सीटें आरक्षित की गई, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई था, बम्बई और सिंध में 33%, बिहार, यूपी में 30%, बिहार में 25% और एमपी मध्य प्रांत में 15%, मद्रास में 15%। ठीक है, तो यही महत्वपूर्ण है दो। ठीक है, अब आगे। ठीक है, लेकिन इसका वजह भी था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मध्य समझौता हुआ था, इसमें लीग की भी बहुत बड़ी मजबूरी थी और कुछ कांग्रेस की भी मजबूरी थी। लीग की मजबूरी क्या थी, लीग का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था कांग्रेस के साथ समझौता करने का, लीग का समय परिवर्तन हुआ था। समय परिवर्तन क्या है, आप सुनते रहें और आप लोग कुछ नोटबुक पर आप लिखते रहें, सिनोप्सिस बनाते रहें। ठीक है, इतना इस पर लिखना संभव नहीं है और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो लीग की समय परिवर्तन के कारण था। अब जाएंगे तो 1912-13 में बाल्कन युद्ध हुआ था। किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ बाल्कन युद्ध हुआ था। उसमें क्या, ईसाई बहुल देश जो है तुर्की पर आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो फिर भारतीय मुसलमान नाराज क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था वो वैश्विक जगत का खलीफा माना जाता था। खलीफा मतलब मुस्लिम धर्मगुरु, मतलब प्रधान, इस्लाम का प्रधान माना जाता था। ठीक है, तो उस पर अटैक हुआ, इस पर बाल्कन देशों ने उस पर अटैक किया, आक्रमण किया तुर्की पर, और ब्रिटेन उस पर मौन रहा, मतलब कि तुर्की का समर्थन नहीं किया। तो इससे नाराजगी थी वैश्विक जगत के मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की भी नाराजगी थी। कारण बता ही दिया कि तुर्की का जो खलीफा था मुस्लिम जगत का खलीफा माना जाता था। दूसरा कारण है कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बंगाल विभाजन किया ही गया था मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने के लिए, लेकिन उसने अंग्रेजों ने तर्क दिया था कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये विभाजन किया जा रहा है। लेकिन पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल हो गया और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल हो गया। हिंदू मुसलमानों को अलग करने की एक साजिश थी, जिससे स्वतंत्रता संग्राम शिथिल पड़ जाए। ठीक है, तीसरा कारण था मुस्लिम लीग के लिए कि अलीगढ़ में
जो पहले ओरिएंटल स्कूल स्थापित किया गया था, बाद में उसी ओरिएंटल स्कूल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदला गया, मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी खोला गया। तो ब्रिटिश सरकार से कोई अनुदान नहीं मिला, कोई सहायता नहीं मिला। ये भी एक कारण था, भारतीय शिक्षित मुसलमानों की नाराजगी का कारण था। ठीक है। और एक और चौथा कारण था कि मुस्लिम लीग में भी जो तरुण लोग थे, युवा लोग थे, वो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हो रहे थे। मुस्लिम लीग के तरुण और युवा जो सदस्य थे वो राष्ट्रवादी भावना की ओर अग्रसर हो रहे थे, राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत हो रहे थे। ये भी एक कारण था मुस्लिम लीग के बड़े नेताओं, बुजुर्ग नेताओं का, ये कांग्रेस से समझौता किया जाए, राष्ट्रवादी नीति अपनाया जाए। ठीक है, ये भी एक कारण था। पांचवा एक और कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, इसमें दमनकारी नीति अपनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें भी एक कारण था कि खिलाफत आंदोलन का जो स्टार्ट हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तुर्की पर जो बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा। तो ये भी एक कारण था मुसलमानों की नाराजगी का, इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन होता है, ये भी एक कारण था। तो कई कारण था, मुस्लिम लीग का समय परिवर्तन हुआ था, ना कि हृदय परिवर्तन हुआ था। इतना होने के बाद भी, इतना संगठन समझौता होने के बाद भी आगे क्या हुआ कि ये समझौता ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। ठीक है, ये समझौता 1922 तक ही चला। ये समझौता 1922 तक, 1916 से 1922 तक ही दोनों के मध्य, ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। 1916 से 1922 के मध्य ही ये आंदोलन चला। ठीक है, और 1922 में जब असहयोग आंदोलन के साथ ये समझौता खत्म हुआ था, फिर से मुस्लिम लीग अपनी नीतियों पर आ जाता है, अपना कार्यक्रम अपना लेता है। ठीक है, तो यहाँ इतना ही रहा। ये अंकुरन हुआ था द्विराष्ट्र के सिद्धांत का। और आगे देखते हैं हम। इसी अधिवेशन में चंपारण में जो नील विद्रोह हुआ था, तिनकठिया आंदोलन के विरुद्ध हुआ, तिनकठिया के विरुद्ध हुआ, जिसमें गांधी जी गए थे। तो लखनऊ अधिवेशन से संबंधित है एक महत्वपूर्ण घटना। इसमें बिहार से चंपारण के किसान आए रहते हैं, किसान नेता लोग आए होते हैं, जो गांधी से मिलते हैं और गांधी से को आने के लिए आग्रह करते हैं। आप सभी जानते हो राजकुमार शुक्ल का नाम जानते होंगे, जो गांधी से चंपारण आने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन चंपारण पर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम किताबों में लिखा गया है इस पर। चंपारण की व्यवस्था पर, जो किसान की करुण अवस्था है, तो उस पर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है दयनीय अवस्था पर। उस प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो उस प्रस्ताव को पेश किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने। ठीक है, यहाँ देखें चंपारण पर इसी अधिवेशन में क्या होता है, चंपारण पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। चंपारण पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो इस प्रस्ताव को पेश कौन करता है? क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है कि लखनऊ अधिवेशन में चंपारण पर प्रस्ताव पेश किया गया, उस प्रस्ताव को किसने पेश किया। अभी तक सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कई पीसीएस में, बिहार बीपीएससी में, कि गांधी से चंपारण आने का आग्रह कौन करता है। तो राजकुमार शुक्ल, सभी जानते हैं, राजकुमार शुक्ल। तो इस पर प्रस्ताव कौन पेश करता है? लिखिए, प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद ने। किसने? ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया। ये दिख रहा है यार, ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया। ठीक है, ये बहुत कम बुक में मिलेगा आपको कि चंपारण पर एक प्रस्ताव पेश किया गया लखनऊ अधिवेशन में। उस प्रस्ताव किसने पेश किया? तो ब्रजकिशोर प्रसाद ने पेश किया। ठीक है, गांधी से चंपारण आने का आग्रह किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। आगे लिखिए, गांधी से चंपारण आने का आग्रह, चंपारण आने का आग्रह किसने किया? सभी जानते हैं, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल गांधी से चंपारण आने का आग्रह करते हैं। गांधी जाते भी हैं, उसमें मैं क्लास ले चुका हूं चंपारण सत्याग्रह पर, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे देखेंगे। ठीक है, आगे एक महत्वपूर्ण नाम है पीर मोहम्मद यूनुस। चंपारण की दुर्दशा पर उन्होंने लिखा था दुखी आत्मा और दुखी हृदय। क्वेश्चन आ चुका है पीपीएससी में। पीर मोहम्मद यूनुस, क्या नाम था इनका? पीर मोहम्मद यूनुस।
पीर मोहम्मद, ये भी किसान नेता थे, यूनुस। इन्हें लिखा था दुखी आत्मा, दुखी आत्मा, दुखी हृदय, दुखी हृदय, ठीक है। पीर मोहम्मद यूनुस ने लिखा था दुखी आत्मा, दुखी आत्मा और दुखी हृदय, ठीक है। और कुछ अन्य नेता, कुछ अन्य किसान नेता भी जो इसमें शामिल हुए थे बिहार से, इसमें इनका नाम था गोरख प्रसाद हरिवंश सहाय, ठीक है। गोरख प्रसाद अन्य नेता, गोरख प्रसाद हरिवंश सहाय, हरिवंश सहाय। एक थे रामदयालु साहू, रामदयालु सिंह नहीं, रामदयालु साहू, ये थे रामदयालु साहू, रामदयालु साहू। और रामदयालु सिंह के बारे में पढ़ चुके हैं बहुत। यहाँ कौन है? रामदयालु साहू, किसान नेता जो चंपारण से गए थे, ठीक है। तो यही सब प्रभाव है, ठीक है। चंपारण जो है क्या लखनऊ अधिवेशन में यही सब घटनाएं होती है, यही सब छाप पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जिसका कांग्रेस के और लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो तो काउंट होगा, गिनती होगा उसका। नकारात्मक प्रभाव में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का क्या है, अंकुर का काम किया। द्विराष्ट्र के सिद्धांत का क्या किया, अंकुर का काम किया। आगे जाकर के देश का विभाजन होता है, ठीक है, अंकुर का काम किया। तो आज इतना ही। आप किसी ने भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।